नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। भिवानी के विधायक श्री घनश्याम दास सराफ ने गांव देवसर में बनाए जाने वाले रोड का शिलान्यास किया, जिस पर करीबन 25 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इसके अलावा गांव में करवाए जाने वाले अन्य कार्यों को भी संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा, इन सब कार्यों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। शुक्रवार को घनश्याम सराफ और सरपंच संजय ने नारियल तोड़कर सड़क का शुभारंभ किया। वहीं घनश्याम सराफ ने बताया कि बहुत जल्द लाइब्रेरी का काम शुरू करवा दिया जाएगा और 18 लाख रुपए की लागत से नरेंद्र राठौर से पृथ्वी नंबरदार के घर तक के रोड बनाने की घोषणा भी की और 15 दिन में काम शुरू करवाने का वादा भी किया। साथ ही संजय देवरिया ने बताया कि 4 साल से विधायक घनश्याम सराफ ने गाँव को गोद ले रखा है तथा लगातार गाँव में काम करवा रहे हैं। आज गौशाला से लेकर सरकारी स्कूल तक की सड़क का शिलान्यास किया है, जिसकी लागत 25 लाख रुपए आएगी और यह सड़क बनकर 15 दिन में तैयार हो जाएगी। साथ ही गांव के विकास के लिए और भी कार्य विधायक के द्वारा पूर्ण करवाए जाएंगे। आज देवसर गांव में एक सड़क का हमने मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से शुभारंभ किया है और वो जल्द ही ये बन के तैयार हो जाएगी। 450 मीटर की सड़क और 25 लाख रुपए का बजट। ये दोनों बात ऐसी हैं कि ये ओरिजिनलिटी जो हम चाहते हैं कि गांव-गांव में, गली-गली में इस टाइप से काम हो, तो उसी काम के अंतर्गत ये सड़क का निर्माण चालू हो गया है और ये करीब 15 दिन में बन के ये तैयार हो जाएगी। हमारे जुझारू विधायक, करोड़ों दिलों की धड़कन भाई घनश्याम दास सराफ जी देवसर में पहुंचने पर सभी ग्रामवासियों की तरफ से तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद है। जो आज देवसर गांव के लिए इतनी बड़ी सौगात दी है, जो कि 8 सालों से काम पेंडिंग पड़ा था। मार्केटिंग बोर्ड से रोड बनवाया गया है 25 लाख रुपए से और दूसरी 18 लाख रुपए की गली बनने की भी घोषणा की गई है। तीसरा जो हमारे युवा बच्चों ने उसके लिए जो मांग रखी थी लाइब्रेरी की, उसको भी पूरा करने की घोषणा की। तो विधायक जी तो देवसर गांव के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। जैसे भी हो, कैसे भी हो, देवसर का विकास करना है। इनकी एक ही मंशा है, अगर देवसर गांव को आदर्श गांव बना के दिखाना है। और मैं विधायक जी की गांव की तरफ से तहे दिल से स्वागत करते हैं। विधायक जी ने चौथी बार देवसर गांव को गोद लिया है और हम दावे के साथ कह सकते हैं, विधायक को चौथी बार विधानसभा भेजने का काम हम करेंगे और पूरा देवसर गांव तन बंधन से इनके साथ है। हरियाणा सरकार द्वारा त्रिवेणी बाबा सत्यवान के मार्गदर्शन में प्रारंभ की गई एक जवान एक त्रिवेणी मुहिम दिन प्रतिदिन जोर पकड़ती जा रही है। मुहिम का भिवानी जिले का जिम्मा पुलिस अधीक्षक श्री नरेंद्र बिजारनिया द्वारा हवलदार लोकराम नेहरा को सौंपा गया है। अब इस मुहिम को आम जन का सहयोग मिलने लगा है। पर्यावरण प्रेमी हवलदार लोकराम नेहरा के जन्म दिवस को पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान द्वारा नेहरा को जन्मदिन पर त्रिवेणी भेंट कर रोपित करवाई। इस अवसर पर प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान द्वारा उनके पर्यावरण संरक्षण के प्रति निष्ठा की प्रशंसा की गई। वह कहा कि यदि प्रत्येक आमजन अपनी स्वरुचि से इस कार्य में आगे आए तो हम जल्द ही पर्यावरण प्रदूषण की समस्या से निपटारा पाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। वहीं हवलदार नेहरा ने बताया कि वो एक जवान एक त्रिवेणी मुहिम को सार्थक करने के साथ साथ अपने सभी प्रकार के आयोजनों को त्रिवेणी रोपित कर वे शगुन के रूप में त्रिवेणी भेंट घड़ी मनाते आए हैं। साथ ही बताया कि इस मुहिम में नेहरा पिछले 3 साल में करीब 3000 त्रिवेणी लगा चुके हैं। हवलदार लोकराम जी का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन के अवसर पे लोकराम जी ने ये त्रिवेणी यहाँ सुरेंद्र सिंह मेमोरियल पार्क में लगाई है और मैं सबसे पहले इनको शुभकामनाएं देता हूं और उसके साथ साथ ही इस बात के लिए बधाई भी देता हूं। ये बधाई के पात्र हैं कि ये अपने जन्मदिन पे, अपने शादी की सालगिरह पे और अपने बच्चों के जन्मदिन पे या कोई भी इनका संगी साथी है, इनके रिश्तेदार हैं, किसी की भी शादी है, शादी की सालगिरह है या जन्मदिन है, सभी अवसरों पे लोकराम जी पौधे भेंट करते हैं और खासकर त्रिवेणी ही भेंट करते हैं। और अब तक इन्होंने कोई भी महीना ऐसा नहीं है जिसमें 10 से 12
ये त्रिवेणी नहीं लगाते हो। और मेरा कहना यही है कि हमारे देश में यदि एक आदमी साल में एक भी पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो हमारी जनसंख्या के हिसाब से इतना अच्छा पर्यावरण हो जाएगा कि हमें किसी कृत्रिम ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आज सर मेरा जन्मदिन है आज, और माननीय मेरे एसपी साहब जो एसपी महोदय उन्होंने एक ये मुहिम चला रखी है, एक जवान एक त्रिवेणी। तो उनके निर्देश अनुसार भी मैं ये कार्य कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैं लगभग 4-5 साल से मेरे जो गुरुजी हैं त्रिवेणी बाबा, उनसे मैं जैसे प्रेरित होकर मैंने जैसे ये कोई विवाह शादी की सालगिरह, मेरे बच्चों का जन्मदिन, मेरे दोस्त, उनके अवसर पर मैं उनको त्रिवेणी भेंट भी करता हूँ और उनके जैसे लगवाता हूँ। और इसी को आज है ना, इसी मुहिम को मैंने आज ये एक जवान एक त्रिवेणी के तहत आज हमारी ये अजीज़ है, इनको मेरा आज और मुझे आशीर्वाद मिल गया चौहान साहब का। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि आज मेरे जन्मदिन पर इनके हाथों से मैंने आज ये त्रिवेणी पौधारोपण ITI भिवानी में विभिन्न ट्रेड्स के लिए दाखिले ऑनलाइन माध्यम से शुरू हो गए हैं। निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 8 जून से लेकर 26 जून तक अपने ऐच्छिक ट्रेड्स के अनुसार छात्र आवेदन कर सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या यदि ऑनलाइन माध्यम से आती है तो उसके लिए हेल्प डेस्क भी लगाए गए हैं। भिवानी ITI में ऑनलाइन दाखिले शुरू हो चुके हैं। विद्यार्थी 8 जून से लेकर 26 जून तक दाखिले के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं बच्चों की मुश्किलों को दूर करने के लिए हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। वहीं जब इस बारे में वीरेंद्र कुमार नोडल अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी ITI में कुल 728 सीटें हैं। इसमें छात्र और छात्राएं ऑनलाइन अपने ट्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार की समस्या आने पर भी हेल्प डेस्क की मदद भी ले सकते हैं। नमस्कार सर। अभी जो दाखिले जो हैं सर 8 जून से लेकर 26 जून तक जो है चलेंगे। बच्चे इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी तरह की अगर बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो ITI भिवानी में हमने हेल्प डेस्क बना दिया बच्चों की सहायता के लिए। किसी भी प्रकार की बच्चों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम भिवानी ITI के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों की जो है सहायता करेंगे, चाहे उसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, चाहे सीटों का वितरण बताना है, किस ट्रेड में किस तरह की जो है पढ़ाई की जाती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो वो सारी चीज़ों की जो नॉलेज हम यहाँ पे बच्चों को देंगे। उसके बाद जो है हमारे संस्थान में ITI भिवानी बॉयज़ की बात करें तो यहाँ पे 728 सीटें टोटल हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की ही पढ़ाई की जाए। मैं हरीश कुमार वर्ग अनुदेशक यहाँ गवर्नमेंट ITI में कार्यरत हूँ। यहाँ पे हमारे इस वर्ष के कोर्स दाखिले आरंभ हो चुके हैं। यह आज से लेके आगे 21 या 26 तारीख तक जैसे है चलेंगे और यहाँ हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं। किसी भी जिस छात्र छात्रा ने एडमिशन लेना हो तो यहाँ आके संपर्क करके अपना ऑनलाइन एडमिशन भरवा सकते हैं। केवल इन्हीं फार्मों का ही आगे तक विचार किया जाएगा। सेकेंड काउंसलिंग में भी, थर्ड में भी इसी तरह से एक ही बार फार्म भरे जाएंगे। हम सभी को ये आदेश देते हैं कि जब फार्म भरवाएं तो अपना टेलीफोन नंबर, ID और अपने डॉक्यूमेंट साथ रखें ताकि भरवाने में कोई दिक्कत ना आए और उनके नाम के करेक्शन सही हों। एड्रेस में दिक्कत आती है, उनके फ़ोन नंबर में आती है, तो उनको कमी को दूर करने के लिए अगर बच्चा बाहर से फार्म भरवाता है तो ये कमियां छूट जाती हैं ताकि आगे फिर उनको दिक्कत आती है। के लिए कोई कंडीशन लगाई गई हो सर? नमस्कार सर, मेरा नाम वरिंदर कुमार है। मैं वर्ग निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि बाकी चीज़ बता दी सर ने, इसमें कुछ पॉइंट हैं जो रह गए थे, जैसे DST है, डोर ट्रेनिंग है, उसमें हमारी 5 ट्रेड इनरोल हैं, फिटर, कारपेंटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, TPS। इसमें क्या है 6 महीने की उनकी ट्रेनिंग होगी। इसके अलावा बाकी ट्रेड में OJT कंपलसरी है। जब भी कोई बच्चा दाखिला लेता है तो उसकी आपकी 1 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसमें क्या है, बच्चा हमारी जो ट्रेनिंग हो रही है उसके साथ साथ जो हमारी इंडस्ट्री का एक्सपोजर है वो भी उसको मिलता है। इसके अलावा छात्रों के लिए विशेष सूचना, जो बच्चा ITI में दाखिला लेता है उसके लिए पासपोर्ट की जो 1500 रुपये की राशि है वो मुफ्त है। मतलब ITI में एडमिशन लेने के बाद अगर वो पासपोर्ट बनवाता है तो निदेशालय द्वारा एक हमारी गाइडलाइन है, अगर वो उन गाइडलाइन को पूरा करता है तो उसको 1500 रुपये की राशि मुफ्त मिलती है। छात्रों के लिए मतलब लड़कियों के लिए जो टूल किट है वो आपकी फ्री है।
गुरुग्राम और पानीपत शहर की तर्ज पर अब भिवानी में भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। बिजली बोर्ड के अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह ने बताया कि यह मीटर मोबाइल की तरह कार्य करेगा, यानी उपभोक्ता जितना रिचार्ज करवाएगा उतनी ही बिजली खर्च कर पाएगा और आवश्यकता अनुसार इस मीटर को वो बंद भी कर सकता है। वहीं जब इस बारे में भिवानी बिजली बोर्ड के अधीक्षक अभियंता रणवीर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बड़े शहरों की तर्ज पर जल्द ही भिवानी शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। जितनी बिजली खर्च करनी हो उतनी बिजली का बिल रिचार्ज किया जाएगा। यह मोबाइल मीटर की तरह काम करेगा। इसमें बिजली विभाग का उपभोक्ता जितना रिचार्ज डालेगा उतनी ही बिजली उपभोक्ता खर्च कर पाएगा। इससे विभाग और उपभोक्ता दोनों को फायदा मिलेगा। वहीं इससे बिजली विभाग को बिजली चोरी होने का भय खत्म हो जाएगा। शहर में यह मीटर लगने के बाद बिजली सप्लाई में भी बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि इसकी ट्रायल पहले ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवेल कनेक्शन पर ली गई थी, जो पूरी तरह सक्सेसफुल रही। इसी तरह शहर में बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर लोगों को दिखाई देंगे। स्मार्ट मीटर फिलहाल गुड़गांव, पानीपत बड़े बड़े शहरों में लगाए जा रखे हैं और स्मार्ट मीटर लगने से ना निगम को भी फायदा है। निगम को ये फायदा है कि भाई लोग चोरी नहीं कर पाएगा। अब जिस तरह अपना मोबाइल है, जब तक मोबाइल को रिचार्ज करोगे जब तक चलेगा, जिस दिन रिचार्ज खत्म मोबाइल बंद। वही सिस्टम स्मार्ट मीटर का है। और भी थोड़ा सा अभी लेटेस्ट वर्जन लेके आ रहे हैं। अभी तो ये जो स्मार्ट मीटर का कार्य है बड़े बड़े शहरों में गुड़गांव, फरीदाबाद, पंचकुला इस तरह का मशीन चला हुआ है। लेटर सुनन हमारे यहाँ हर अपना डिस्ट्रिक्ट में ये लगे। भिवानी में चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को टीचिंग, नॉन टीचिंग एवं कर्मचारी स्टाफ द्वारा यूनिवर्सिटी परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। धरने का समर्थन इंसो एवं NSUI छात्र संगठनों ने भी किया। गौरतलब है कि सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था कि यूनिवर्सिटी को फंड न देकर ग्रांट का पैसा लोन पर दिया जाएगा, जिसका विरोध ये सभी संगठन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 29 मई को यूनिवर्सिटी को लेटर मिला था, जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी स्टाफ अपने स्तर पर फंड अरेंज करे। सरकार की तरफ से कोई ग्रांट नहीं दी जाएगी। इसको लेकर विश्वविद्यालय स्टाफ में काफी रोष है। वहीं शुक्रवार को यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे विश्वविद्यालय स्टाफ ने कहा कि सरकार शिक्षा का स्तर गिराने का कार्य कर रही है। इस आदेश के अनुसार आम छात्र विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं ले सकेगा या फिर यूनिवर्सिटी फंड के लिए उसकी फीस बढ़ाई जाएगी, जिसके चलते अभिभावकों पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से गुजारिश करते हुए कहा कि इस फैसले को वापस लिया जाए, नहीं तो वे आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मैं डॉक्टर सुरेश मलिक, एसोसिएट प्रोफेसर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी। अभी सबको पता है कि चीफ सेक्रेटरी का एक लेटर आया है कि सभी विश्वविद्यालय अपने बलबूते के ऊपर फंड रेज करें और उसी के अनुसार विश्वविद्यालय को चलाएं। देखिए, ये बड़ी एक इस तरह की विचित्र स्थिति है कि जब हरियाणा सरकार ने राज्य गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज खोली है तो वो कैसे इस प्रकार अपने आप फंड रेज कर सकती है। मैं मानता हूं कि ये तो एक प्रकार से केवल और केवल कर्मचारियों के साथ नहीं बल्कि अभिभावकों के साथ और विद्यार्थियों के साथ भी इस प्रकार का प्रदर्शन वो रहेगा कि वो आगे एडमिशन नहीं ले पाएंगे। क्योंकि यदि विश्वविद्यालय स्वयं ही अपने फंड रेज करेगा तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं बच्चों की फीस वृद्धि भी होगी। और जब गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस खोले जाते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि वो उन विद्यार्थियों के लिए भी होते हैं जो गरीब से गरीब विद्यार्थी उसमें पढ़ सके। और यदि फीस वगैरह और अपने फंड रेज करने के लिए फीस बढ़ानी पड़ी तो ये जो गरीब बच्चों के लिए विश्वविद्यालय जो खोला गया था वो बच्चे वंचित रह जाएंगे एजुकेशन से। तो हमारा ये मानना है कि जब सरकार ने खोलते वक्त ये मानना था कि इसको गवर्नमेंट की विश्वविद्यालय या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी रखना है तो उसमें गवर्नमेंट का ही दायित्व बनता है कि वो सारे फंड्स वगैरह और जितने भी बच्चों की डिमांड या कर्मचारियों की डिमांड है उनको माने। मैं कुलदीप गुलिया, प्रेसिडेंट CBLU नॉन टीचिंग यूनियन। आज देखिए, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा छात्र संगठनों का, मेरे एम्प्लॉयज साथी का और टीचिंग स्टाफ का। ये जो 29 मई को गवर्नमेंट ने लेटर जारी किया है, ये विश्वविद्यालयों के निजीकरण और व्यवसायीकरण का पहला कदम है। और अगर अभी इसको नहीं रोका गया तो आगे पता नहीं ऐसे कैसे लेटर निकल के आएंगे, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। अभी जैसे डॉक्टर सुरेश मलिक जी ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका गरीब तबके के बच्चों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि कई अभिभावक ऐसे हैं जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है लेकिन बच्चे टैलेंटेड हैं।
अगर व्यवसायीकरण हो गया विश्वविद्यालय का तो जाहिर सी बात है कि फीस में बढ़ोतरी होगी। वो फीस 5 गुना बढ़े 10 गुना बढ़े इसका कुछ नहीं कहा जा सकता। और अगर फीस बढ़ गई तो आप सबको पता है कि बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आज जो प्रदर्शन किया गया है सभी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों ने मिलकर और तमाम छात्र संगठनों ने मिलकर सिविल विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया है। और मुख्य मांग यही रही कि जो इलेक्ट्रॉनिक समय को जारी हुआ है उस चीज में कहा है कि विश्वविद्यालय अपने फंड्स खुद रेज करे, जिसका प्रभाव गरीब बच्चों पर पड़ेगा, जैसे कि मेरे से पहले भी काफी वक्ताओं ने बताया। और जो फीस आज 7-8 हज़ार रुपये वो 70-80 हज़ार तक पहुंच जाएगी। और जो कर्मचारी आज सैलरी ले रहे हैं, अगर विश्वविद्यालय खुद फंड रेज करेंगे, कहीं ना कहीं उनकी सैलरी भी कम होने का काम विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा। और एक और तो सरकार नई शिक्षा नीति लागू करना चाह रही है, और दूसरी तरफ एक गैर शिक्षा नीति ही कहेंगे इसको, जो लेटर जारी किया गया है। और इससे पहले भी एक प्रयास हरियाणा सरकार ने किया था, जब ये लेटर जारी हुआ था पीछे, कि अब सरकार विश्वविद्यालय को ग्रांट नहीं देगी, लोन देगी। और उसको भी लेकर सबसे पहले कोई छात्र संगठन आगे आया था तो इनसो आया था। और आज भी हम कर्मचारियों के साथ, विश्वविद्यालय के साथ और हरियाणा सरकार के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हम हमारे सभी भाइयों के साथ खड़े हैं। और आज का जो विषय था, जैसे हरियाणा सरकार ने 29 तारीख को एक लेटर जारी किया, उसका सीधा उसका एक निशाना था हरियाणा सरकार का कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को खत्म किया जाए और शिक्षा का निजीकरण किया जाए। और हम छात्र संगठन विद्यार्थी परिषद के एक जिम्मेदार दायित्ववान कार्यकर्ता होने के नाते मैं और अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ है, और हमारे विश्वविद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ है, उनके साथ हमने आज मिलकर एक प्रदर्शन किया है। और इस प्रदर्शन में हम 2 घंटे का हमारा सांकेतिक धरना था। इस प्रदर्शन के माध्यम से ये हमारा एक छोटा सा इशारा हरियाणा सरकार के लिए कि हम हरियाणा सरकार को समझाना चाहते हैं कि आप ये काले नियम लेके आए हो, इनको तुरंत प्रभाव से वापस लो। और जो आज प्रदर्शन किया है नॉन टीचिंग और टीचिंग को कर्मचारियों के लिए, जो सरकार शिक्षा का निजीकरण कर रही है और इनके साथ भी अभद्र कर रही है, हमें इसके खिलाफ NSUI संगठन जहाँ भी जरूरत पड़ी, NSUI संगठन CBLO कर्मचारियों के साथ खड़ा है। और आंदोलन की जरूरत पड़ी तो हम तैयार हैं। कहीं ताड़ा मारने की बात आई, कहीं बैठने का, रोड जाम करने की बात आई, तो हम कर्मचारियों के NSUI संगठन साथ है। और ये हमारी बात जो आज ये 29 तारीख को जो सरकार ने एक प्रस्ताव पास किया है, ये हमारी मैडम किरण चौधरी से कह के मिलकर NSUI संगठन इसको विधानसभा सत्र में, अब जब सत्र चलेगा उसमें ये मांग उठाई जाएगी। दिनेश कुमार, डीन एकेडमिक अफेयर। तो आज जो मेमोरेंडम दिया गया है इसको VC साहब के थ्रू सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। जो मांग है वो वहाँ पे पहुंचा दी जाएगी, राज्यपाल जी महोदय के पास भी और चीफ मिनिस्टर। उसके बाद जो मैं अपूर्व यादव, इनसो का मीडिया इंचार्ज। आज जो सरकार ने यूनिवर्सिटीज की ग्रांट रोकने का, यूनिवर्सिटीज को ग्रांट अलो ना करने का जो एक तरह से कहेंगे शिक्षा विरोधी फैसला जो लिया था 29 तारीख को, आज उसके विरोध में शिक्षक वर्ग, गैर शिक्षक वर्ग और तमाम छात्र संगठन यहाँ चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एकत्र हुए थे। देखिए, जब यूनिवर्सिटीज का ग्रांट खत्म हो जाएगा तो अपना खर्चा बियर अप करने के लिए यूनिवर्सिटीज को ऑब्वियसली या तो फीस बढ़ानी पड़ेगी, कर्मचारियों की सैलरी कम करनी पड़ेगी, जो सीधा शिक्षा को गर्त में गिराने का काम है। अपनी समस्याओं और अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स ने शुक्रवार को नगर परिषद चेयरमैन के घर पहुंचकर चर्चा की। उनकी समस्याओं को सुनकर चेयरमैन प्रतिनिधि और पार्षद भवानी प्रताप ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाएगा। शुक्रवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स ने चेयरमैन भवानी सिंह के निवास पर जाकर अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा की। वह सभी वर्करों ने भवानी सिंह को बताया कि जिले में किराए से संबंधित दिन प्रतिदिन चर्चा वर्कर्स से सुनने को मिलती है कि मकान मालिक ने उनके सेंटर पर ताले लगा दिए हैं। शहर का किराया 17 महीनों से नहीं आया है, इसमें मकान मालिक भी क्या करे। वर्करों के पास तो पहले ही ऑनलाइन के काम का फोन का खर्चा और लाभार्थियों का राशन का मेहनताना का खर्चा अपने पास से कर रहे हैं, और कई वर्करों ने तो मकान मालिक को ब्याज पर पैसे लेके दे रखे हैं। इससे वर्कर्स
परिवार भारी मानसिक तनाव में चल रही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 1.5 साल से लाभार्थियों के राशन का और सिलेंडर का कोई पैसा सरकार की तरफ से नहीं दिया गया तथा भवानी ने आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। आज हम भवानी जी चेयरमैन के घर आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। हमारी समस्याएं 17 महीने से हमारा सेंटरों का किराया नहीं आ रहा। मकान मालिकों ने हमारे सेंटरों पर ताले जड़ दिए हैं और 1 साल से जो हमारे सेंटर में खाना बना रही है उन महिलाओं का कोई भी मेहनताना नहीं आ रहा और वर्कर ही खुद से अपने पास से रेंट भी दे रही है और उसके सिलेंडर का और सब्जियों का खर्चा सारा वर्कर कर रही है। वर्कर मानसिक तनाव में चल रही है। हर भिवानी जिले के हर सेंटर में ये प्रॉब्लम आ रही है ताला। हमने हमारे अधिकारियों के पास फोटो भेजे, एमसीओ तक की ये शिकायत चली गई। एमसीओ ने रिक्वेस्ट कर करके सेंटर खुलवाए हैं और रोज की रोज सेंटर ना तो वो खुलवा सकते ना हम खुलवा सकते। आज हम अपनी समस्याओं को लेकर के चेयरमैन साहब के यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी समस्याएं दिन पर दिन गंभीर होती जा रही हैं, जिसके एवज में हमारी सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मानसिक तौर से आर्थिक तौर से जूझ रही हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई भी सुविधा अधिकारियों द्वारा या विभाग द्वारा या फिर सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है। हमें करीब 1.5 साल से ना तो राशन का वो दिया जा रहा है कि जो राशन हमारा बनाया जा रहा है उसका हम कैश बिल जमा करवाते हैं हर महीने हमारे MIS परफॉर्मे के साथ, लेकिन वो किराया ना तो वो आया है और ना ही हमारे जिस भवन में हमने अपना खोल रखा है सेंटर उसका किराया आता है। बार बार मकान मालिक के द्वारा हमें शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जिससे हम बड़े परेशान रहते हैं। अभी कई बार है ना, राशन भी अच्छा नहीं आता है हमारे पास। राशन में ऑलरेडी सुलसी आती है, लेकिन विभाग कहता है कि इनको साफ करो। हम 5-5 क्विंटल गेहूं को कैसे साफ करें? हम कोई जमींदार आदमी तो है नहीं कि हमने लगाया पंखा और हमने साफ कर दिया। और इसी तरह कई बहनों का वेतन किसी का 5 महीने का रुका हुआ है, किसी का 3 साल का रुका है। मेरा भी 2 साल से वेतन नहीं दिया जा रहा है। मुझे बार बार ये कह करके अधिकारी परेशान कर रहे हैं कि तेरा ये काम नहीं होता, तेरा ये काम नहीं होता। जबकि रात को अगर बच्चा पैदा होता है तो सुबह वो एंट्री नहीं होता, वो भी 1 या 2 दिन के बाद हॉस्पिटल से आने के बाद एंट्री किया जाता है। कोई डेथ होती है तो उसका पारिवारिक सदस्य आकर के उसकी डिटेल देता है, तब हम उसकी एंट्री करते हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसके कारण मेरी भी तनख्वाह रोकी गई है और मेरी तनख्वाह को बार बार यही कहकर रोका जा रहा है। जबकि एक बार मूंगफलियां खराब आई थी, उसकी शिकायत मैंने अधिकारियों को की थी, वो सड़ी हुई मूंगफलियां थी। तब से मुझे बहुत ज्यादा परेशान अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर जो पूरे जिले की हैं यहाँ पर सब इकट्ठा हुई हैं। इन्हीं कुछ समस्याएं हैं, जैसे इनका वेतन न मिलना और जिस भवन के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र खोल रखे हैं उन्हें किराया संबंधी कुछ शिकायतें हैं और सिलेंडर बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं जो सरकार द्वारा उनकी आपूर्ति की जानी है और इनको भुगतान किया जाना है। इस विषय में हम उच्च अधिकारियों से जल्दी बात करके इनका समाधान करने का जल्दी प्रयास करेंगे। भिवानी सिटी और गांव बामला के बीच ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक की जेब से मिले मोबाइल के माध्यम से उसकी पहचान की गई और परिजनों के बयान के आधार पर CRP की धारा 174 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी। भिवानी गांव बामला और सिटी स्टेशन के बीच में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। वहीं इस मामले में धर्मवीर सिंह सब इंस्पेक्टर जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें रेलवे स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त हुई थी कि बामला और सिटी स्टेशन के बीच में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। मृतक की पहचान राकेश पुत्र सुंदर गांव बाड़ेसरा निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर 174 CRPC की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और अपनी आगामी कार्रवाई में जुट गई है। आज रात्रि के मिश्र में स्टेशन वेस्ट रेलवे स्टेशन भिवानी की तरफ से एक लिखित मेमो प्राप्त हुआ था कि किलोमीटर नंबर 42 का 17-18 रेलवे स्टेशन बामला और सिटी स्टेशन भिवानी के बीच में रेलगाड़ी द्वारा एक आदमी की कटने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर GRP स्टाफ मौका घटनास्थल पर पहुंचा और कार्रवाई अमल में लाई। दौरान कार्रवाई मृतक से एक मोबाइल प्राप्त हुआ था। मोबाइल के आधार पर उसके परिवार से संपर्क किया गया। उसका पिता सुंदर गांव बड़ेसरा से अपने गांव के अन्य सदस्यों के साथ मौका घटनास्थल पहुंचे, जिन्होंने लाश को देखकर राकेश पुत्र सुंदर गांव बड़ेसरा के रूप में शिनाख्त किया है।
दौरान पूछताछ मृतक के पिता ने बतलाया है कि उसका बेटा राकेश कई दिनों से दिमागी तौर से बीमार चल रहा था, जिस कारण उसने रेलगाड़ी से कटकर अपनी जान दी। भिवानी के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते मोटरसाइकिल का संतुलन बिगड़ने से पीछे बैठे युवक के गिरने और उसकी मौत का समाचार प्राप्त हुआ है। जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल पर बैठा युवक डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने भाई को ले जा रहा था कि संतुलन बिगड़ने से गिरने के कारण उसके सिर में चोट लगी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेमंत पुत्र रमेश हनुमान गेट निवासी अपने भाई के साथ हॉस्पिटल में दिखाने के लिए जा रहा था। जब वह अपने भाई के साथ पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में पहुंचा तो वहां पर सड़क पर अज्ञात कारणों से संतुलन बिगड़ने से मोटरसाइकिल पर सवार हेमंत सड़क पर गिर गया, जिससे हेमंत के सिर में चोट लगी। घायल को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में मृतक के परिजनों ने सरकार से मांग की है कि मृतक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता है। उसके पिताजी की मौत पहले ही हो चुकी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मृतक के परिवार की आर्थिक मदद की जाए। वहीं सुशीला सब इंस्पेक्टर जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना प्राप्त हुई थी कि सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर 174 सीआरपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा का निजीकरण बंद करो, बंद करो। से एमएचसी ओमवीर का टेलीफोन मुझे प्राप्त हुआ था, जो ओमवीर ने बताया था कि हेमंत सनोफ रमेश आरो हनुमान गेट भिवानी अपने भाई के साथ सरकारी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आ रहे थे 22 बजे। तो पुराना बस अड्डा के सामने हाउसिंग बोर्ड के पास मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने से उसका पीछे बैठा उसका भाई हेमंत नीचे गिर गया जमीन पर, और गिरने से उसके शरीर पर और हाथ पर चोटें लगी, जिसके कारण उसकी मौत होने पाई गई है। जिसका सरकारी हॉस्पिटल भिवानी में पहुंचकर डेड बॉडी का मुआयना करके एक परिजनों के बयान अंकित करके 174 की कार्रवाई अमल में लाई गई है। मृतक के भाई योगेश ने बयान दिया है कि मैं अपने भाई को लेकर बड़ा इलाज सरकारी हॉस्पिटल भिवानी में आ रहा था। अचानक मेरी मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ने से मेरा भाई पीछे बैठा था, जो अपने रोड पर गिर गया। गिरने से उसके सिर पे और हाथ पे चोटें लगी, जिसके कारण मेरा भाई की इत्तेफाकिया से मौत हुई है। इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ये जो अपना मेरा रिश्तेदार है, नाते में साला लगता है, तो इसके छोटे भाई इसको अस्पताल में दिखाने के लिए लेकर आ रहा था। तो ये पीछे बैठा था हेमंत जो मृतक है, और वहाँ पर अचानक रात 11 बजे हुआ, अचानक पता नहीं कोई मोटरसाइकिल के आगे टायर के नीचे कोई टक्कर आई या वहाँ पर कोई खड्डा है, तो उस वजह से मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया, और बैलेंस बिगड़ने के कारण ये पीछे बैठा था। वो पीछे पड़ते ही इसका सिर लगा, सिर लगते ही सिर में चोट आई, और वहाँ पर खून भी निकले, काफ़ी सारे खून निकल गए। फिर ये लेकर यहाँ हॉस्पिटल में लेकर हॉस्पिटल में आए, तो यहाँ पर डॉक्टरों ने इसकी जांच पड़ताल की, और डॉक्टरों ने शाम को 11 बजे 12 बजे के लगभग इसको मृत घोषित कर दिया। हमारे सेगमेंट में बस इतना। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।